खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि रजत कैसा इंसान था। एक पल में वो गुस्से से भर जाता तो कभी बड़े ही सलीके से बात करता। रजत खुशी के लिए एक पहेली सा बनने लगा था। कुछ ही पलों में खुशी ने सोच लिया कि रजत ने उससे नाम मात्र की शादी की है। उसे परेशान करने में और लोगों को अपनी रेपुटेशन दिखाने के लिए ही रखा है। खुशी अब भी उन कपड़ों में ही थी। वो उन्हें चेंज भी करना चाहती थी और नहीं भी करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि रजत अभी आएगा और बोलेगा कि हमें कहीं जाना है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये ड्रेस पहनने के लिए कहा था। लेकिन रजत नहीं आया। खुशी ने लगभग 1 घंटे तक इंतजार किया और फिर कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर आ गई। खुशी जैसे ही बाहर आई उसे गेस्ट रूम में कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। उसने खुद से कहा, घर में तो मेरे और नौकरों के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि जॉली के मुताबिक कोई इंसान ऑफिस गया हुआ है, तो फिर यहाँ कौन बैठे हैं। खुशी थोड़ी आगे बढ़कर गेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर झांकने लगी तो पाया घर में जितने भी काम करने वाले थे वो सब सोफे पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। कोई कैसे पसरा था तो कोई किसी तरह, साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी था। घर में कम से कम 7 नौकर थे, जिनमें औरत नहीं थी, इसीलिए खुशी ज़्यादा आगे नहीं गई। जॉली यहाँ नहीं था तो खुशी उसे ढूंढने के लिए दूसरी ओर चली आई। तभी जॉली उसे सीढ़ियों से आता हुआ दिखाई दिया तो खुशी उसकी ओर बढ़ गई। जॉली ने खुशी को देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर बोला, आपको कुछ चाहिए दी? मैं आ जाता आपके रूम में, आप बाहर क्यों आई? खुशी ने ऊपर देखते हुए कहा, वहाँ कौन रहता है और ये घर के सारे नौकर ऐसे कैसे बैठे हैं? जॉली ने लंबी सांस लेकर कहा, ये नौकर ऐसे ही हैं, सर के जाते ही घर पर अपना राज समझने लगते हैं। खुशी ने ऊपर की ओर इशारा करके कहा, और वहाँ क्या है? जॉली, वहाँ सर के दादाजी रहते हैं, वो बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, ना ही बोल सकते हैं, बस देख और सुन सकते हैं। खुशी जॉली की बात सुनते ही जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोली, अच्छा मैं मिलकर आती हूँ। जॉली ने खुशी को रोकने की कोशिश की, लेकिन खुशी तब तक आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी, इसलिए जॉली ने कुछ नहीं कहा और किचन में चला गया। खुशी ऊपर आई, वो सबसे पहले वाले रूम में चली गई, लेकिन जब वो अंदर आई तो पाया कि यहाँ बुक्स ही बुक्स रखी थी। ये एक लाइब्रेरी की तरह दिखाई पड़ रहा था। खुशी की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन कहा, चलो बुक्स तो पढ़ने को मिलेंगी यहाँ। लेकिन खुशी बाहर आती हुई बोली, पहले मुझे उस जंगली इंसान के दादाजी को देखना है। खुशी अब दूसरे कमरे में आ गई। यहाँ खुशी जैसे ही कमरे में पहुंची, वो सामने बेड पर सो रहे शख्स को देखकर वहीं ठिठक गई। खुशी दरवाजे से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। उसने अपने कदम पीछे लिए और दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। खुशी ने अपने आप को संभाला और आंसुओं को पोंछकर आगे बढ़ने को हुई। तभी पीछे से जॉली बोला, रुको दी। खुशी रुक गई तो जॉली आगे बोला, आप वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि सर ने किसी को भी उनके पास जाने से मना किया है और आपके लिए उन्होंने सख्ती से कहा है कि आपको ऊपर ना आने दिया जाए। जॉली के ये शब्द सुनकर खुशी को गुस्सा आया तो खुद की बेइज्जती भी महसूस हुई, लेकिन फिर भी वो रजत की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ गई। उसने 3-4 कदम ही रखे होंगे कि कमरे में एक अलार्म सा बजने लगा। खुशी के कदम एक बार फिर ठिठके, लेकिन अब खुशी नहीं रुकी और बेड पर सोए इंसान के पास जाकर खड़ी हो गई। घर के सारे नौकर अब इस कमरे के बाहर आ चुके थे। हालांकि यहाँ आने की इजाज़त हर किसी को नहीं थी, इसीलिए सब बाहर ही खड़े अंदर की ओर झांक रहे थे। वो इंसान जो आंखों से सिर्फ खुशी को देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। खुशी ने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था और लगातार आंसू बहा रही थी। बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इसीलिए वो चुप थी। खुशी ने खुद को बोलने के लिए तैयार किया ही था कि तब तक रजत वहाँ से आ चुका था। रजत खुशी के ठीक पीछे खड़ा गुस्से में उसे घूर रहा था।
वहीं खुशी को इसका आभास तक नहीं था। खुशी ने धीरे से कहा, दादाजी। तभी रजत बोल पड़ा, तुम यहाँ किसके इजाज़त लेकर आई हो? लड़की। रजत की आवाज़ सुनते ही खुशी के हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से दादाजी के हाथ को छोड़ दिया और वहां से उठ गई। रजत ने फिर से एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? खुशी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने लगे। तभी रजत ने उसे बाजू से पकड़कर कहा, तुम्हें कहा था ना मैंने, मैं बात करूं जब तब तुम्हारी नज़र मुझ पर होनी चाहिए, कहीं और नहीं। खुशी ने अब भी अपने सिर को ऊपर नहीं किया था तो रजत ने उसकी बाजू पर अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया, जिससे खुशी को दर्द होने लगा था। रजत ने गुस्से से कहा, क्या करने आई हो यहाँ? इस कमरे में आने की इजाज़त किसी को नहीं है, समझी? चली जाओ यहाँ से। रजत ने खुशी को खींचकर बाहर की ओर ढकेल दिया। खुशी की आंखों में आंसू अभी भी बह रहे थे। उसने धुंधली नजरों से दादाजी को देखा और वहां से चली गई। रजत अब अपने दादाजी के पास बैठा और उन्हें देखते हुए बोला, सॉरी दादाजी, आगे से ध्यान रखूंगा कि आपके कोई परेशानी ना हो। रजत चला गया तो बेड पर सोए इंसान मन ही मन कहा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? मैं बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, रो नहीं सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता। मैं राजवीर सिंघानिया, जो कभी मशहूर बिजनेसमैन हुआ करता था, आज इस हालत में पड़ा हूँ। मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर मुझे ऐसी सजा क्यों दी कि मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूँ कि मुझे किसी के आने से परेशानी नहीं होती, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा नासमझ पोता ये सोचता है मैं अकेले यहाँ पड़ा पड़ा खुश हूँ। कभी इसके साथ ऐसा हो तब न पता चले इसे। कुछ वक्त अकेले कमरे में बिताना पड़े बिना किसी फ़ोन या इंसान के तो कैसा लगता है, नालायक कहीं का। इधर खुशी अपने रूम में आई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जॉली भी उसके पास ही खड़ा था और उसके रोने का कारण जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोल रही थी। इसीलिए वो वहाँ से चला गया, क्योंकि वो जानता था अब रजत यहाँ आने वाला है। रजत के हर कदम और फैसले को जॉली जानता था, इसलिए उसने यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। रजत अब खुशी के कमरे में आया तो वो बेड के सहारे से ज़मीन पर बैठी थी। उसका चेहरा दूसरी ओर था, जिससे रजत उसे रोते हुए नहीं देख पाया। रजत खुशी के ठीक पास आया और अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखकर बोला, जब जॉली ने तुम्हें मना किया था कि वहाँ नहीं जाना, तो तुम वहाँ क्यों गई? क्या करना चाह रही थी तुम? किस मकसद से आई हो तुम मेरे घर में? क्या मेरे दादाजी को फिर से चोट करने आई हो? खुशी, जो रजत की बातें सुन तो रही थी, उसके कानों में उसकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी, मानो उसके जिस्म की सारी शक्ति खत्म हो गई हो। वो रजत की इन जली कटी बातों पर फूट फूट कर रोना चाहती थी और कहना चाहती थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करने आई, बल्कि वो तो उनकी सेवा मदद करना चाहती है। खुशी चाहती थी कि वो रजत को बोले कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन उसमें इतनी भी क्षमता नहीं बची थी कि वो जवाब दे। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने खुशी के कंधे पर हाथ रखा। तभी खुशी रजत के हाथ पर आ गिरी। रजत ने खुशी को संभालते हुए गोद में उठा लिया। खुशी की आंखें हल्की सी बंद थी, जिससे रजत समझ गया कि खुशी की हालत ठीक नहीं है। इसलिए उसने उसे बेड पर सुलाया और जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। तब तक रजत ने खुशी को ध्यान से देखना शुरू किया। रजत ने खुशी के मासूम से चेहरे को देखकर धीरे से कहा, इतना मासूम चेहरा लेकर कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? मुझे पता है तुम कितनी कपटी लड़की हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे कर लेती हो तुम ये सब। कुछ देर में डॉक्टर आया तो उसने रजत से कहा, क्या बात है रजत, शादी के दूसरे दिन ही बीमार कर दिया भाभी को? डॉक्टर रजत का दोस्त ही था, इसीलिए उसने मजाकिया अंदाज में ये सब बोला था। रजत ने एक नज़र घूर कर उसे देखा, फिर बोला, तू अपना काम कर, ज़्यादा जुबान मत चला। डॉक्टर ने खुशी के सिर को चेक किया तो उसे बहुत गर्म महसूस हुआ, इसलिए उसने रजत को ताना मारते हुए कहा, बुखार है इन्हें, लगता है ठीक से ध्यान नहीं रखा तूने।
रजत कुछ नहीं बोला। तो डॉक्टर ने खुशी की नब्ज देखी तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। अब उसने अपने साथ लाए बैग को खोला और उसमें से कुछ सामान निकाल कर खुशी को चेक करने लगा। तभी रजत बोल पड़ा, ये क्या कर रहा है तू? इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? नॉर्मल फीवर ही होगा ना? दवा दे और जल्दी से काम खत्म कर। डॉक्टर ने रजत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कभी खुशी की आंखों को खोलकर देखता तो कभी उसके दिल की धड़कन सुनता। करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर ने अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लेकर कहा, तुझसे जरूरी बात करनी है, बाहर चल। रजत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो उसके पीछे पीछे चल दिया। डॉक्टर ने बाहर आकर कुछ दवाइयाँ लिखकर जॉली को लाने को भेजा। जॉली चला गया तो उसने रजत की ओर देखकर कहा, देख भाई, तेरी नई नवेली दुल्हन की हालत ठीक नहीं है। वो किसी चीज़ से या बात से तनाव में है और मुझे लगता है ये तनाव काफ़ी वक्त से है। वो इतनी कमज़ोर है कि खुद उठ भी नहीं सकती है। पता नहीं इतने दिन में कैसे ये सब झेल रही है। अभी तक मुझे तो यही समझ आया है, बाकी जब वो होश में आएगी तब पता चल जाएगा कि बात क्या है। रजत को जैसे कोई धक्का सा लगा था, क्योंकि जो उसे खुशी के बारे में बताया गया था वो उससे बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी। उसे बताया गया था कि खुशी बोल्ड लड़की है, वो किसी की परवाह नहीं करती, उसे बस पैसे से मतलब है, इसीलिए वो उससे शादी कर रही है। लेकिन जैसा उसके डॉक्टर दोस्त ने बताया था कि उसे वो तनाव में है, तो किस वजह से वो तनाव में थी? उसे उसके पैसे तो वो दे चुका था। रजत खुशी को समझने में एक बार फिर से हार गया था। जॉली आया तो डॉक्टर ने खुशी को कुछ इंजेक्शन दिए और रजत से उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर चला गया। रजत ऑफिस जाना चाहता था, लेकिन खुशी को अकेले भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। वो ना चाहते हुए भी खुशी की ओर खींचा चला जा रहा था। वो जितना खुशी से दूर जाना चाहता था, वक्त उसे उसके करीब ला रहा था। रजत सोफे पर बैठा खुशी को देख रहा था। उसे खुशी के चाचा की बात याद आई कि खुशी सिर्फ पैसों से प्यार करती है, इसीलिए आप उसे पैसे दीजिए और फिर आप जो कहेंगे वो करेगी। रजत के दिमाग में एक बार फिर खुशी के लिए नफरत पैदा हो गई और वो उठकर चला गया। खुशी को होश आ गया था, लेकिन वो अभी भी बेड पर लेटी थी। आंखें खुलते ही उसे याद आया कि कैसे रजत ने उसे वहां से बाहर निकाला था। खुशी की आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे। वो लगातार छत को देख रही थी और आंसू अपनी गति से बह रहे थे। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी भी जान नहीं थी कि वो खुद की मदद खुद कर सके, इसीलिए वो वैसे ही पड़ी रही। इधर रजत खुशी को छोड़कर ऑफिस आ तो गया था, लेकिन अभी भी उसके जहन में खुशी की ही चल रही थी। ना तो वो उसे समझ पा रहा था और ना ही कोशिश कर रहा था उसे समझने की। रजत ने काम में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार खुशी पर ही जाकर अटक रहा था। इसीलिए उसने खींचकर लैपटॉप को शट डाउन कर दिया और ऑफिस से निकलकर अपनी कार के पास आ गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि अगर खुशी ने पैसों के लिए शादी की है, तो फिर जो पैसे मैंने दिए हैं वो उसी के नाम पर ट्रांसफ़र हुए होंगे। मुझे चेक करना होगा। रजत ने किसी को फ़ोन करने के लिए अपने फ़ोन को हाथ में लिया कि उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर उसी का नाम दिखाई दे रहा था, तो वो समझ गया कि खुशी को होश आ गया है और जॉली फ़ोन कर रहा है। रजत ने फ़ोन पिक किया तो सामने से जॉली ने घबराते हुए कहा, सर, ओ खुशी मैडम। रजत ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही कहा, क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? मैं अभी आता हूँ। जॉली, जी सर, आप जल्दी से आ जाइए। रजत ने एक बार फिर डॉक्टर को कॉल करके आने को कहा और खुद घर की ओर निकल गया। खुशी की आंखें तो खुल गई थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जॉली उसे यूं देखकर घबरा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे खुशी में कोई भूत आ गया हो, या फिर वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। जॉली इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे डॉक्टर आने तक खुशी को सही रख सके। उसने बिना रजत की इजाज़त के
डॉक्टर को कॉल किया और जितनी जल्दी हो सके आने के लिए कह दिया। साथ में खुशी की हालत से भी रूबरू करवाया। तो डॉक्टर ने उसे खुशी के सिर पर गीली पट्टी रखने के लिए कहा। जॉली ने वैसा ही किया, लेकिन खुशी अब भी वैसे की ही सांस ले रही थी। उसकी आंखों के किनारों से अब भी आंसू बह रहे थे। वो किस दर्द में थी ये वो ही जानती थी, इसीलिए लगातार उसके आंसू बह रहे थे। कुछ ही पल में डॉक्टर आ तो गया। उसने जल्दी से खुशी को एक इंजेक्शन दिया, जिससे कुछ मिनट बाद खुशी शांत हो गई और नॉर्मल इंसान की तरह लेटी रही गई। रजत अभी तक नहीं आया था। उसने खुशी की इस हालत को नहीं देखा था और ना ही उसे एहसास था कि वो किस हाल में है। इसीलिए वो धीरे धीरे ड्राइव करके आ रहा था कि खुशी को होश आया होगा और वो कमज़ोर होगी, इसलिए जॉली उसे फ़ोन कर रहा था। लेकिन असलियत क्या थी ये सिर्फ जॉली जानता था। घर के सारे नौकर अब खुशी के कमरे के बाहर खड़े थे, जैसे कोई मर गया हो। जब रजत ने घर में कदम रखा तो घर के एक ओर सबको खड़ा देख उसकी भौवें तन गईं। वो लंबे कदमों से उस ओर आ गया। सबने जब रजत को देखा तो उनकी नज़रों में एक सवाल दिखाई दिया, लेकिन रजत के सामने किसी की बोलने की ना तो हिम्मत थी और ना ही हैसियत। इसीलिए सब लोग एक नज़र देखकर वहाँ से अपने अपने कामों में लग गए। रजत जब खुशी के कमरे में आया तो वो पहले की तरह ही शांत लेटी थी। रजत ने लंबी सांस लेकर कहा, ये अब भी सो रही है? रजत के डॉक्टर दोस्त राघव ने रजत को घूर कर देखते हुए कहा, मुझे मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। तुझे भाभी को यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। शादी करके लाया है तू इन्हें, तेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं इनके प्रति। तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता रजत। आज अगर जॉली ने सही वक्त पर फोन नहीं किया होता तो शायद हम भाभी की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती। रजत ने एक नज़र खुशी को देखकर राघव और जॉली पर नज़र गड़ा दी तो जॉली ने रजत को सब बता दिया। रजत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने राघव से कहा, अब तो ठीक है ना ये, या अब भी कुछ हो सकता है इसे? राघव ने फिर से रजत को घूर कर देखा, फिर बोला, ठीक नहीं है ये। सी इज इन डिप्रेशन और वजह तुझे जाननी है, और इन्हें ठीक भी तू ही कर सकता है क्योंकि तेरी पत्नी है ये। रजत को राघव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसकी बात को हल्के में लेकर कहा, ऐसी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। राघव, ऐसी लड़की का मतलब? कैसी लड़की है ये? तूने ऐसी ही शादी कर ली क्या इनसे? रजत ने अपने हाथों को पॉकेट में रखा, फिर बोला, पैसे देकर शादी की है मैंने इससे, और इसने भी मुंह मांगी कीमत पाई है। तो फिर किस बात का डिप्रेशन है इसको? राघव कुछ देर चुप रहा, फिर रजत के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, देख भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ और तेरा सलाहकार भी, और मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूँगा। लेकिन इस लड़की की जो हालत है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि इसने पैसों के लिए शादी की होगी। डिप्रेशन 1 या 2 दिन में नहीं होता है, सालों लग जाते हैं, और ये भी सालों से डिप्रेशन की शिकार हैं। हाँ, ये खुद को संभाल लेती हैं, लेकिन आज या कल में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसकी जीने की उम्मीद टूट गई है। जीना ही नहीं चाहती है ये। इसीलिए मेरी बात मान और पता कर कि कौन है ये, क्या हुआ है इसके साथ, और सोच क्या करना है, क्योंकि अब ये तेरे साथ जुड़ गई हैं। राघव चला गया, लेकिन रजत के लिए बहुत से सवाल छोड़ गया था। वो बैठा खुशी के बारे में ही सोच रहा था। जब वो पहली बार उसके चाचा से मिला था तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहते हैं, लेकिन उसकी बेटी ने पैसे की मांग की है। रजत को अपने दादाजी की वसीयत के अनुसार शादी करके एक वारिस चाहिए था, जिसके बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। खुशी के चाचा रजत की कंपनी के साथ ही पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। तब उन दोनों के बीच में ये बात चली। खुशी के चाचा रजत के स्वभाव से वाकिफ थे, इसीलिए उसने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा था, जिसमें रजत को भी अपना फायदा दिखा, और बिना किसी को कुछ बताए और बिना खुशी को देखे उसने शादी कर ली। रजत ने मन ही मन कहा, हो सकता है ये लड़की बेकसूर हो, लेकिन माँ बाप अपनी बेटी की पैसों की मांग को किसी के सामने क्यों रखेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर से सब हुआ कैसे? रजत
काफ़ी देर तक सोचता रहा लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। रिश्तों को समझने में बहुत कमज़ोर था वो। उसके लिए काम ही अपना रिश्ता था और दादाजी की देखभाल करना। बाकी सभी रिश्तों से अनजान सा एक आदमी आज सोच रहा था, लेकिन वो अपने आप में ही उलझ रहा था। उसके लिए पैसा ही पावर था। पैसों के दम पर ही आज तक उसने सब काम किया था, इसलिए शादी भी उसने पैसे देकर तो कर ली। लेकिन अब वो क्या करे? उसे ये बताने वाला कोई नहीं था। उसे लगता था जब खुशी के मन का काम हो गया तो वो खुशी होगी, क्योंकि उसकी जो मांग थी वो उसने पूरी कर दी थी और अब जो रजत को चाहिए वो उसे दे देगी। लेकिन अब सब उल्टा हो रहा था। शाम हो चुकी थी। रजत अब घर पर ही था। अक्सर वो ऑफिस से रात में लेट ही आया करता था, जिससे घर में काम करने वाले नौकरों के मजे थे। लेकिन आज जब वो घर था तो सब चिढ़े चिढ़े घूम रहे थे। वहीं जॉली आज खुश था। रजत ने उसे खुशी के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया था और उस पर नज़र रखने के लिए कहा, ताकि जब वो उठे तो वो उससे बात कर सके। रात के 8 बजे जॉली रजत के पास आकर बोला कि खुशी मैम जाग गई हैं। लेकिन रजत ने जल्दी से कहा, लेकिन क्या? जॉली, लेकिन वो बस लगातार छत को ही देख रही हैं। वो ना तो उठ रही हैं, ना कोई हरकत कर रही हैं। रजत से अब रहा नहीं गया। वो खुशी के कमरे में आ गया तो यहाँ बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी जैसी जॉली बता रहा था। खुशी की आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। रजत ने जब खुशी को देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। अब उसे खुशी बहुत ही मासूम लड़की दिखाई दे रही थी, जिसके रोने की वजह अब शायद वही था। रजत खुशी के पास ही बेड पर बैठ गया, जिससे खुशी ने हिम्मत करके खुद को उससे दूर करने की कोशिश करी। तो रजत ने उसे रोकते हुए कहा, लेटी रहो। अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? खुशी कुछ नहीं बोली। वो बस रजत से दूर होने की लगातार कोशिश कर रही थी, जिससे रजत समझ गया कि वो उठना चाहती है। इसलिए उसने खुशी के हाथ को पकड़ा और उसे उठाते हुए बोला, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा और तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना है। खुशी ने रजत को देखकर ही मन कहा, अब कौन सा सवाल लेकर आया है ये जंगली इंसान? मुझे चैन से मरने भी नहीं देना चाहता। रजत ने खुशी को बेड के सहारे टेक लगाकर बैठा दिया। फिर बोला, क्या तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई है? खुशी ये सवाल सुनते ही चौंक गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रजत ऐसा सवाल भी कर सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, बोले या नहीं बोले। रजत ने खुशी को देखना जारी रखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने हौले से कहा, देखो, अगर तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई है तो फिर बताओ मुझे। मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दूंगा, तलाक दे दूंगा, क्योंकि मुझे जबरदस्ती नहीं करनी आती है। मैंने तुम्हारे पापा को पैसे दिए थे और मुझे लगा शायद मैं पैसे से वो पा सकता हूँ जो मुझे चाहिए, लेकिन मैंने कभी जबरदस्ती की नहीं सोची। इसीलिए अगर तुम्हारी रजामंदी इसमें नहीं थी तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। एक बार फिर खुशी को धक्का सा लगा था। उसकी शादी नहीं की गई थी, बल्कि उसे बेचा गया था और जो इंसान उसके सामने बैठा है उसने उसे खरीदा था। खुशी एक अजीब सी परिस्थिति का सामना कर रही थी। उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। एक चाचा था, उसने भी उसे बेच दिया था। इससे बुरा और क्या होता? उसकी जिंदगी पहले से ही बदतर थी। वो अब और बदतर नहीं करना चाहती थी। तलाक शब्द सुनकर ही उसके कान लाल हो गए। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने कहा, तुम गूंगी हो क्या? बोलो, कुछ तो बोलो। खुशी ने अपनी सोनेपन और अकेलेपन से भरी आंखों को रजत पर टिका दिया, जिससे रजत की आंखें उसकी आंखों से मिल गई। वो खूबसूरत आंखें एक बार फिर से रजत से सवाल करने लगी थी, जिनके जवाब रजत के पास नहीं थे। खुशी ने अपनी पलकों को बंद किया, जिससे एक एक आंसू दोनों आंखों से टपक पड़े। खुशी ने सिर को पीछे टिकाया, फिर धीरे से बोली, जबरदस्ती हुई हो या मर्जी से, अब तो हो गई है। एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में आ गई हूँ। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अब मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद आप सबका।